सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल से आपको अपडेट करेंगे, जहां आज भी उतार चढ़ाव का रुझान देखा गया और कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स में 1692 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद एक बार फिर आज इंडेक्स 60,000 की सतह को अबूर कर गया। 60,863 पर ये पहुंचा है और अब ये कमी कभी देखी जा रही है, कभी इसमें हम ऑल टाइम हाई पर इसको जाता हुआ देख चुके हैं। तो ये क्या वजूहात हैं, क्यों मार्केट अब थोड़ी सी नीचे जा रही है और जो स्टेबिलिटी थी मार्केट की वो कितनी मुतासिर हुई है, और आने वाले दिनों में जो ये कमी है, जो मंदी है, इसके क्या असरात और आगे के रुझानात क्या होंगे, इसी बारे में गुफ्तगू करेंगे। फरीद आलम साहब CEO हैं AKD सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के, हमारे साथ मौजूद हैं। फरीद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो कमी हमने गुज़िश्ता 2-3 रोज़ में देखी, बड़ी रिकॉर्ड कमी थी, आज थोड़ा रिकवर किया मार्केट ने, तो आगे किस जानिब जा रही है फरीद साहब मार्केट? थैंक यू वेरी मच जी। देखिए, मार्केट थोड़ी ओवरबॉट चली गई थी और ख़ास तौर पे जब मार्केट 30 जून और 31 दिसंबर को ओवरबॉट होती है तो जो फाइनेंस प्रोवाइड करने वाले लोग होते हैं वो इस वाली घबराहट को ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। हमने ये बहुत सालों से देखा है। और जब ओवरबॉट थी अबाउट यानी जो लेवरेज पोजीशन थी वो अबाउट 40 बिलियन हो गई थी, तो फिर हमारे अफवाहों का बाज़ार गर्म हो जाता है। दिसंबर के महीने में भी अफवाहें काफ़ी थी और बाज़ चैनल्स पे ये टिकर चले कि सरमायाकारों ने बहुत ज़्यादा सरमायाकारी से अलावा बदला प्रोवाइड कर दिया वगैरह वगैरह। सो मेरे ख्याल से अफवाहों की वजह से, और कल 2-3 ऐसी न्यूज़ आई जिस तरह IMF से रिलेटेड एक न्यूज़ चली और पूरे सोशल मीडिया पे वो बहुत चलती रही कि शायद IMF ने कहा है कि सर्कुलर डेट को एडजस्ट करने के लिए आपको कैश सेटलमेंट करनी पड़ेगी और रिसीवेबल के थ्रू नहीं कर सकते। ना वो बात में किसी आज अखबार में आई, ना IMF ने इस वाली बात को कहा। सो देयर वर सर्टेन थिंग्स जो मार्केट जब ज़्यादा जिस तरह से बढ़ के आई, आपको मैं अपने नाज़रीन को बताता जाऊं कि जब मार्केट IMF प्रोग्राम के बाद चली थी तो 40,000 से पहले 47,000 गई, फिर 47 से थोड़ी करेक्शन हुई और उसके बाद कंटिन्यूअस चली अप टू 67,000। तो ये करेक्शन तो ड्यू थी, लेकिन हाँ कल थोड़ी प्रोनाउंस ज़्यादा हो गई, बिकॉज आपको पता है कि हम एज अ नेशन थोड़े जज्बाती और सेंटिमेंटलिस्ट लोग हैं। हम जब तेज़ी में आते हैं तो सबको लेना होता है, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो, चाहे हाई नेटवर्थ हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर हो, या सबको लेना होता है और सबको बेचना होता है। तो एटलीस्ट जो कल वाला था जिसने कल बहुत लोगों को डिस्टर्ब किया, उसकी वजह लेवरेज थी और बहाना बन गया पॉलिटिक्स का। तो जो पॉलिटिकल जो नॉइस दोबारा से क्रिएट हुई उसने भी थोड़ा रोल प्ले किया इस डिक्लाइन पे। लेकिन आज लोगों को दोबारा से हुआ कि कल और आज में कोई खास चेंज तो नहीं था, बट रिजल्ट सीजन अब 31 दिसंबर करीब आ गया और कल से ऑनवर्ड जो बाय करेगा उसको सेटल करना पड़ेगा, यानी पेमेंट करनी पड़ेगी 2024 में। यानी जो कल हमारा तो T+2 होता है और कल के बाद छुट्टियां हैं 2-3, तो ये जनवरी की अब जो कल बाय करेगा उसको जनवरी में पेमेंट करनी है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कल से तेज़ी होगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है और हम काफ़ी बड़ी तेज़ी एक्सपेक्ट कर रहे थे और कर रहे हैं। लेकिन आज माशाल्लाह उसमें से बहुत सारे जो कल और पिछले 10 दिन में पॉइंट मार्केट ने शेड किए थे वो आज रिकवर होना शुरू हो गए हैं। तो फैज साहब, ये आमतौर पर हम देखते भी है जब भी कोई इस तरह की सोशल मीडिया पर न्यूज़ सर्कुलेट होती है तो ये उसका इम्पैक्ट इतनी जल्दी मार्केट पर क्यों पड़ता है? अभी हम देख रहे थे इस स्टेबिलिटी को तमाम इकोनॉमिक एक्सपर्ट और मार्केट एक्सपर्ट कह रहे थे कि ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है, तो एक ही न्यूज़ ने इतना शटर कर दिया मार्केट को कि उसमें एक रिकॉर्ड कमी आ गई। देखें, हमारी मार्केट में डेप्थ थोड़ी का फुकदान है, ये हम मानते हैं पहले दिन से। मैं और आप इसमें हमें रोल प्ले करना चाहिए, हम नहीं कर पाते, बट साइज़ भी छोटा है मार्केट का। और जब हमारे पास कोई बाइंग लगती है तो ऊपर तक कैप जो 7.5% का अपर कैप है वहाँ तक चले जाते हैं बहुत सारे शेयर्स। और कल जिसने आपने मैं फिर याद करूँगा, कल वाज अ अगली डे फॉर द मार्केट पार्टिसिपेंट्स, द वंस हु वर न्यू टू द मार्केट। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं थी जिसकी वजह से इतने ज़्यादा लोग इमोशनल होते जो कल हुए थे। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करूंगा कि ऐसी कोई आखिरत नहीं आ गई थी जिसकी वजह से मार्केट का कल जो हशर किया वो होता।
तो फरीद साहब आगे चलकर तो ज़ाहिर है क्योंकि सियासी जमातें इलेक्शन कैंपेन भी चला रही हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल न्यूज़ भी सामने आएंगी, कुछ अदालती फैसले भी ऐसे आते हैं जिनसे बाज़ औक़ात फिर मार्केट पर उसके असरात भी मुरतब होते हैं। आने वाले दिनों में आप मार्केट को स्टेबिलिटी की तरफ जाते देख रहे हैं? ये 60+ में ही इंडेक्स सर्कुलेट करेगा या फिर ये थोड़ा सा डाउनफॉल आ सकता है चूँकि ज़ाहिर एक इलेक्शन वाले मोड में पूरा मुल्क चला जाएगा? देखें, जब पिछले 7-8 दिन पहले जब ये थोड़ी करेक्शन मोड में गई मार्केट और इसने अपने आप को तकरीबन 10% करेक्ट किया, तो उसमें जो न्यूज़ फ्लो थी वो पॉलिटिकली थी, जो थोड़ी सी नेगेटिव हुई। और हम लोग क्योंकि ज़ाहिर है इलेक्शंस जब होते हैं तो पूरा मुल्क स्टैंड स्टिल पे चला जाता है, और हम सब की ख्वाहिश है एज पाकिस्तानी कि ये जो मार्केट के अंदर पॉलिटिक्स जो है, इट शुड नॉट मेक एनी मच एंड इट शुड नॉट टेक एनी लार्जर नेगेटिव रिएक्शन। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई डिफरेंस ऐसा नहीं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी इन ऑफिस आएगी वो कोई बहुत ज़्यादा चेंज कर देगी सिनेरियो को। मार्केट सस्ती बहुत है, अभी भी नंबर ऑफ पॉइंट्स देख के तो लगता है कि शायद अच्छी हो गई है, लेकिन अभी भी 4.5 टाइम मल्टीपल पे चल रही है। और इंटरेस्ट रेट्स जैसे ही गिरना शुरू होंगे, जिसकी उम्मीद हो चुकी है, लेकिन सिर्फ इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने क्योंकि गैस की प्राइसेस बढ़ाई हैं, एक्सेल वेट को इसने किया है एडजस्ट, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुई और उसकी वजह से थोड़ा सा जो ऑप्टिमिज्म बहुत ज़्यादा हो गया था वो थोड़ा सा टेपर ऑफ हुआ है। बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड सबसे सिंगल मोस्ट चीज़ जो मार्केट को आगे चलाएगी, और 60, 70, 80 व्हाटएवर अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हमें लगता है कि 30 जून 2024 तक मार्केट इससे काफ़ी ऊपर होगी जितनी अब है। तो जो डे ट्रेडर्स हैं उनके लिए तो मार्केट कल और आज की इस तरह बड़ी खतरनाक हो जाती है, बट द वंस हु आर मीडियम टाइप इन्वेस्टर्स इन द मार्केट, उनको मार्केट में इन्वेस्ट करके मुझे नहीं लगता कि नुकसान होगा आज के नंबरों पे, आज के वैल्यूज और वेरिएबल्स पे। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया फरीद आलम साहब, CEO AKD सिक्योरिटीज़ लिमिटेड हमारे साथ मौजूद थे। दिन मार्केट के लिए अच्छे हैं, 1-2 दिन का जो डाउनफॉल आया है ये वक्ती है और स्टेबिलिटी मार्केट की आगे भी मजीद बेहतरी की तरफ जाएगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में और आपको बताएंगे कि डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव और गैर मुस्तहकम सियासी सूरत हाल के बाइस रवां साल यानी इस साल पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री शदीद मुश्किलात का शिकार रही है और गाड़ियों की फ़रोख्त में भी सालाना बुनियादों पर 55% की कमी रिकॉर्ड की गई है, यानी आधी से भी कम अब ये फ़रोख्त रह गई है। इसकी क्या वजूहात हैं, एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर वापस आएंगे। मशहूद अली खान साहब ऑटो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं ऑटो इंडस्ट्री के, उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से रिपोर्ट के बाद। 2023 का जो साल है वो ऑटो इंडस्ट्री के लिए मुश्किलात से भरपूर रहा। 55% की कमी सालाना बुनियादों पर गाड़ियों की जो फ़रोख्त थी उसमें रिकॉर्ड की गई है। मशहूद अली खान साहब ऑटो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे कि आखिर इसकी वजूहात क्या है। मशहूद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। जो 55% की हमने कमी देखी है इस ऑटो सेक्टर में, 2023 मुश्किलात से बड़ा भरपूर रहा, इसमें क्या एक्सचेंज रेट का जो फ़र्क आ गया ये एक बुनियादी वजह है? जो स्पेयर पार्ट्स हैं उसकी पैदावार बहुत हद तक कम हो गई है, इंपोर्ट पर हमने बहुत सारी पाबंदियां आयद कर दी हैं, इसकी बेसिक वजह है क्या है जो कमी सामने आई है? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि हमने देखा 2023 में इंपोर्ट पॉलिसी पे बहुत रिस्ट्रिक्शन रही है। इंपोर्ट पॉलिसी की वजह से आप देखिए कि इंपोर्ट कम हुई CKD और हम इंडस्ट्रीज में देखा कि ऑटोमोटिव की प्रोडक्शन नहीं हुई। साथ साथ जो इस ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में अगर हम देखते हैं जो सपोर्ट करता है वो आपको लीजिंग सेक्टर करता है, मगर लीजिंग रेट, इंटरेस्ट रेट इतना हाई रहा है इस साल कि लोगों की डिमांड और उनकी कसरत से बाहर हो गया। और जो तीसरा फैक्टर है वो ये है कि आपकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गई और कंज्यूमर का जो परचेजिंग पावर है वो बहुत बुरी तरह से इस साल गिरा। आप देखें 29% की तरफ हमारा इन्फ्लेशन रहा है। इस इन्फ्लेशन पे इंटरेस्ट रेट इतना हाई होने पे कंज्यूमर के पास परचेजिंग पावर नहीं रही कि स्मॉल सेगमेंट्स पे वो गाड़ियों की इतनी पैदावार में अपनी शमूलियत हासिल करते या हासिल करते। ये सूरत तो चैलेंजेस रहा है। दूसरा इसमें सबसे बड़ा फैक्टर हम जब देखेंगे 365 डेज होते हैं। इन 365 डेज में अगर आप गैजेटेड हॉलीडेज निकाल दें, संडेज निकाल दें, तो तकरीबन 250 डेज बनते हैं, 275 डेज बनते हैं। उसमें से इंडस्ट्री 120 डेज बंद रही है। ये पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज 120-125 दिन बंद रही है पूरे साल। तो आप समझे हाफ ईयर में ये परफॉर्म क्या दिखाएगा।
इसलिए जो आप 55% कह रहे हैं, अगर आप कार इंडस्ट्रीज में चले जाएंगे तो शायद वो आपको 30% का वॉल्यूम दिखाएगा। अच्छा। तो ये अचीवेबल नहीं है और ये बहुत बड़ा मुश्किलात रही। इसमें स्मॉल इंटरप्राइजेस जो हैं कई बंद हो गए, कई शटडाउन पे चले गए और वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ते रहे। अब आने वाला साल आपने ये देखना है कि 2024 में क्या ये इंडस्ट्री कम बैक करेगी। जो फैक्टर्स अभी दिए गए हैं 2023 में, अगर यही चीज रहेगी तो 2024 इस इंडस्ट्रीज के लिए बेहतरीन साल वो भी नहीं चलाया जाएगा। अच्छा, तो मशहूर साहब ये अगर कम बैक करना है 2024 में और ये रिकवरी करनी है इस 55% की जो कमी है, अगर इसको वापस कोई 20 या 10% तक भी लेकर आना है तो उसके लिए फिर क्या गवर्नमेंट के साथ बैठकर पॉलिसीज़ आप लोग को भी डिस्कस करनी पड़ेंगी। जो इम्पोर्ट पॉलिसी है इसमें कोई बड़ी तब्दीली लानी पड़ेगी, चूँकि अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो फिर ये 55% से नंबर बढ़कर कहीं 70-75% तक ना चला जाए। बेशक आप सही कह रहे हैं। इस इंडस्ट्री को अगर रिवाइव करना है तो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव बड़ा स्ट्रॉन्ग लेना है। उस गवर्नमेंट के साथ साथ ओईएम्स को, जो पाकिस्तान में इस वक्त एग्जिस्टिंग ओईएम्स काम कर रहे हैं, उनको अपनी लोकलाइजेशन के पर फोकस करना होगा कि लोकलाइजेशन का लेवल इंक्रीज करें, क्योंकि इंपोर्ट बेस्ड ये मुल्क 76 ईयर तो चल पाया मगर आगे नहीं चल पाएगा। आगे अगर आपने परफॉर्म करना है तो आपको अपनी लोकलाइजेशन के लेवल को इन्हांस करना पड़ेगा और यही एक नई पॉलिसीज आपको इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी जिसमें आप अगले 2024 में एक प्लान बनाएं, स्ट्रैटेजिकल पॉलिसीज बनाएं जिसका इम्पैक्ट एक कंज्यूमर, एक आम आदमी पे आए। इस वक्त जो एलीट क्लास है वो सस्टेन भी कर रही है, वो एक सेगमेंट है वो ले भी लेगा, मगर एक आम सारिफ गाड़ी खरीदने से कासिर है। तो मशहूर साहब, जिस तरह ये काम सारिफ की आपने बात की, एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास बंदा जो कि अपनी कोई जमा पूंजी खर्च करके गाड़ी ख़रीदने की कोशिश करता है, वो गाड़ी की कीमत जब तक वो उतनी कीमत जमा करता है उतने अरसे में गाड़ी की कीमत कहीं आगे जा चुकी होती है। तो इसका मतलब आने वाले कोई 6 माह 8 माह या साल 1.5 साल में भी गाड़ियों की कीमतों में कोई कमी आप नहीं देख रहे, यानी एक मिडिल क्लास की रेंज से अब एक छोटी और आम गाड़ी भी बाहर हो चुकी है। जी बेशक, इस पर कोई शक नहीं है। देखिए, एक सार्फिन के लिए, एक आम आदमी के लिए गाड़ी खरीदना इस मुल्क में बड़ा मुश्किल मरहला है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब इस प्राइसेस को कम डाउन करने के लिए जो आपको रास्ता इख्तियार करना है वो ये रास्ता ये है कि आपको लोकलाइजेशन बढ़ानी होगी। गवर्नमेंट को ओईएम के साथ बैठना होगा। इस वक्त जो ओईएम पाकिस्तान में 4 से 5 मॉडल्स लॉन्च कर चुके हैं, उनमें से कोई एक मॉडल 2 मॉडल को आपको फोकस करना होगा जिसकी लोकलाइजेशन इनहांस करें। इनहांस नहीं होगी, हम इंपोर्ट पे मजीद अगर फोकस करेंगे तो शायद ये इंडस्ट्री नहीं खड़ी हो पाएगी। तो मुझे साहब, ये पिछले 4 साल में बहुत तेज़ी के साथ गाड़ी की कीमतों में इजाफा हुआ है। 2019 तक तो हम एक स्टेबिलिटी देख रहे थे, ये उसके बाद अचानक से जो कीमतें डबल हुई, ज़ाहिर है उसमें टैक्सेस, ड्यूटीज़, इन सारी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। एक्सचेंज रेट भी उसका एक फैक्टर है। लेकिन ये क्यों आप ये कीमतें एकदम अचानक से बढ़ी हैं कि जो गाड़ी अगर बिल फर्ज कोई 20 लाख रुपए की थी 2019 में, आज वो 50 लाख को क्रॉस कर चुकी है? लेकिन बुनियादी वजह आपने देखा होगा कि आपके पास रिजर्व नहीं था, फॉरेन रिजर्व नहीं था। दूसरा, आपका डॉलर 110-115 रुपए पे था, आज 285-286 पे चला गया। तो ये जो इतना इम्पैक्ट आया है वो आपके प्राइसेस पे भी आया। पाकिस्तान में जो हमारी गाड़ी की रॉ मटेरियल्स हैं वो भी इंपोर्ट हो रहे हैं, जो कंपोनेंट्स हैं वो भी जो सीकेडी जैसे कहते हैं हमने वो भी इंपोर्ट की हुई है। तो ये फैक्टर आपका इफेक्ट करता है प्राइसेस पर, और इसने इफेक्ट किया प्राइसेस पर। इसलिए प्राइसेस आपकी दुगना नहीं हुई बल्कि कई गुना ज्यादा बढ़ गई। सही। और हम कह रहे हैं कि इसकी प्राइसेस को कम डाउन करने के लिए आपको लोकलाइजेशन और प्लस अपने कोर रॉ मटेरियल्स को लोकलाइज करना पड़ेगा। कोर रॉ मटेरियल्स में जो चीज बुनियादी तौर पर गाड़ी में हम देते हैं वो आपका शीट मेटल है। तो शीट मेटल प्लांट्स के लिए पाकिस्तान में जो स्टील मिल है उसको रिवाइव करने का प्लान करना चाहिए। दूसरा, इसमें कोर रॉ मटेरियल अगर आप देखते हैं तो वो प्लास्टिक के रेजिन है, उसको हम पाकिस्तान में लोकलाइज करने की प्लान करेंगे। हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को लगा के यहाँ पे प्लान लगाएं जिस पर गवर्नमेंट शायद काम भी कर रही है। ये 2 बड़े एरियाज है जिसकी वजह से आपको लोकलाइजेशन पे सपोर्ट मिलेगी और मदद मिलेगी। ये एक प्लान आपको लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से बनाना पड़ेगा, ये शॉर्ट टर्म नहीं हो सकता। एक स्ट्रैटेजिक मूवमेंट आपको यहाँ से मूव करना है। आप 76 ईयर्स के बाद अगर आप 24 ईयर्स के बाद 100 ईयर्स की सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो आप उस पर कह सके इंजीनियरिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान में एक आला मुकाम हासिल करने में कामयाब हो। लेकिन मशहूर साहब, ये इसके लिए चूंकि एक लॉन्ग टर्म प्लान होगा तो इसके लिए तो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट भी दरकार होगी, और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के
बाद भी अगर हम वो क्वालिटी में सर्वाइव नहीं कर सके, सस्टेन नहीं कर सके, तो फिर क्या होगा? क्वालिटी किस हद तक लोकलाइज करने से मुतासिर हो सकती है? चूँकि असल इशू तो क्वालिटी का है, जब भी तो हम ये सारा रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे होते हैं। जी, क्वालिटी में तो आप देखिए, आपको इम्प्रूव करना है, और नो डाउट जब किसी के साथ आप इन्वेस्टमेंट करते हैं पाकिस्तान में या इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं, तो किसी भी लिहाज से पाकिस्तान में उसकी क्वालिटी की गिराने की बात नहीं होती, इसकी क्वालिटी को सस्टेन करने की बात होती है। तो वो टेक्नोलॉजीज अगर आप एक्वायर कर रहे हैं तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आपकी क्वालिटी गिरेगी, बल्कि क्वालिटी सस्टेन करेगी और एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकें। तो इस लिहाज से तो ये कहा जा सकता है कि ये अपॉर्चुनिटी है, इसको एज ए अपॉर्चुनिटी हम अवेल करें। और मशहूर साहब, ऑटो सेक्टर में जो ममालिक बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, उनमें से कोई मुल्क इंटरेस्टेड है कि वो पाकिस्तान आए और इस तरह की इन्वेस्टमेंट करे? चूँकि एक लॉन्ग टर्म प्लान के लिए आपको एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत होती है, और क्या किसी दूसरे मुल्क की मदद के बगैर पाकिस्तान इटसेल्फ ये कर सकता है? जी, एक तो ये बात देखिए, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया के टॉप ब्रांड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो चाहे जापानीज हो, चाहे कोरियन हो, और अब चाइनीज भी हो। तो ऐसा तो है नहीं कि ऐसा बड़ा ब्रांड हमारे यहाँ नहीं है। पाकिस्तान में जापान के भी, कोरिया के भी, चाइनीज के ब्रांड्स आ गए। इन ब्रांड्स को सस्टेन करना, उनके लिए क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाना, वो गवर्नमेंट और ओईएम की मुश्तरका एक पॉलिसी पे बेस करता है कि हम किस तरह से करेंगे। अब जो टेक्नोलॉजी आएगी वो जाहिर है वो कंपोनेंट्स पे आएगी या पार्ट्स पे आएगी, तो वो पार्ट्स और के लिए, कंपोनेंट्स के लिए या तो हम टीए करते हैं, टेक्निकल एग्रीमेंट्स करते हैं, या जॉइंट वेंचर्स करते हैं। तो वो एक माहौल, साजगार माहौल आपको क्रिएट करना है। इस वक्त लोकल इन्वेस्टर्स भी आज पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हुए सोच रहा है, क्योंकि जो माहौल पिछले 1.5-2 साल में रहा है वो इकोनॉमी का इतना फेवरेबल नहीं रहा कि वो इन्वेस्ट करें। तो आपको 2024 में जिस चीज को प्रमोट करना है कि आपका माहौल साजगार माहौल है, जिसमें लोकल इन्वेस्टर पहले इनिशिएटिव लेगा, एंड फिर आपको फॉरेन कंपनीज नजर आएंगी जो इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। मशहूद खान साहब और एक्सपर्ट ऑटो सेक्टर में साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया मशहूद खान साहब का। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद अहम मौजूद पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान में महंगाई हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है, किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही। एक के बाद एक अशिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं, और अब अंडे भी पहुंच से बाहर होने लगे हैं। फी दर्जन कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, और किसी एक शहर में नहीं, तमाम ही शहरों में ये सूरत हाल है। इस्लामाबाद हो, पेशावर हो या फैसलाबाद हो, यहाँ पर अंडे की कीमतों में ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कौमी इदारे शुमारिया जो कि आदाद-ओ-शुमार अंडे अब फ़ी दर्जन 420 रुपये तक पहुँच चुके हैं, कहीं 410 रुपये फ़ी दर्जन मिल रहे हैं। 400 से ऊपर की सतह पर पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अंडों की कीमत पहुंची, और ये मामला सिर्फ अंडों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि बाकी जितनी भी आप बुनियादी ज़रूरत की अशिया ले लें, उनकी कीमतों में इसी तरीके से इजाफा जारी है। अब ये कीमतें क्यों कंट्रोल में नहीं आ रही और ये वापस आ सकेंगी या नहीं आ सकेंगी, इस पर गुफ्तगू करेंगे। शकील बेग साहब, चेयरमैन है कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल के, हमारे साथ मौजूद हैं। शकील बेग साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये अंडे जो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर कीमत के एतबार से इस वक्त पहुँचे हैं, 400 से ऊपर जा चुके हैं, 420 रुपये फ़ी किलो पहुँच चुके हैं, और अभी तो ज़ाहिर है सर्दी का पीक सीज़न अभी आना है, अभी हम जनवरी में दाखिल होंगे, फरवरी में जाएंगे, क्या ये 500 रुपये तक पहुँच जाएंगे? इसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत मशहूर हूँ, क्योंकि इस वक्त मामला ये सिर्फ अंडों की हद तक नहीं है, बल्कि जैसे आपने खुद अपने इंट्रो में भी कहा कि दीगर चीज़ों की भी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। लेकिन अंडा सिर्फ सर्दी में अमीरों की वजह नहीं है, गरीबों की वजह गर्मियों में भी है, सर्दियों में भी है। क्योंकि रीजन ये है कि 2 अंडे लेके ना घर की हंडियां बना लेती है गरीब जो फैमिली होती है ना, छोटी फैमिली। लेकिन आज वो 2 अंडे क्या 1 अंडा खरीदना उनके लिए मुश्किल हो गया है। 40 रुपए का अंडा, 400 यानी कि 1 अंडा 40 रुपए का मिल रहा है इस वक्त। और इसके अलावा जैसे आपने कहा ना 410, 420 रुपए, 450 रुपए की भी आवाजें पाकिस्तान में से मुख्तलिफ जगहों से आ रही है। रीजन ये है कि एक तो जो इंतजामिया इस वक्त है ना, वो जाहिर सी बात है कि आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन चल रहे हैं, वो जितनी मारधाड़ कराची में पिछले दिनों में आपको नजर आई वो रुक गई है। रुकने की वजूहत ये है कि वो इस वक्त आरओ डीआरओ बन गए, वो डेफिनेटली इलेक्शन की एक्टिविटीज में ज्यादा मसरूफ हो गए, और उसका नाजायज फायदा ये नाजायज मुनाफा और उठा रहे हैं, और वो भरपूर तरीके से इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त कोई देख नहीं रहा। लेकिन आप यकीन करें कि सिर्फ 1 हफ्ता पीछे चले जाए, मुझे याद है कि कराची में मैं खुद एक एसी के साथ गया हूँ और कई दुकानें सील करवाई हैं कि भाई ये देखें अंडा महंगा मिल रहा है। इसमें पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन, मैं नाम ले रहा हूँ,
ताकि ये कि वो उस चीज की तस्हीह करें, आए आपके प्रोग्राम में बताएं, वो कभी भी बैठकर इसके रेट के ऊपर बात नहीं करते। उनका तरीकाकार ये होता है कि जनाब हमें खुद नहीं पता ये रेट कौन निकालता है, और वो क्या होता है कि व्हाट्सएप के ऊपर रेट को जबरदस्ती मुर्गी के भी और अंडों के भी जबरदस्ती सार्फिन के ऊपर मुसल्लत कर देते हैं वो, जिसमें बाकायदा, चूंकि कमिश्नर कराची में चूंकि मैं इस कमेटी का हिस्सा भी हूँ, आप यकीन करें कि ठीक है। तो शकील साहब हम एक काम करते हैं कि ये आने वाले दिनों में आपको भी हम साथ लेते हैं और फिर पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन से भी उनकी रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाते हैं ताकि जरा बैठकर सामने बात हो सके, इस मसले का कोई हल निकल सके। बहुत बहुत शुक्रिया शकील, चेयरमैन कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल के। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।